हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, सबसे पहले तो शेखावाटी कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। ठीक है, अब देखिए, अपन ने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें अपन ने पृथ्वीराज चौहान की बात की थी, किस तरह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध लड़ा गया और तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और उसमें पराजित हो जाने के बाद में भारत में किसकी स्थापना हो गई थी? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाने के बाद अजमेर से क्या हो गया? चौहान वंश का समापन हो गया और अजमेर किसके अधीन हो गया? दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। ठीक है, तो वहां से चौहान वंश कहां आता है? रणथंभौर आता है। कहां आता है? रणथंभौर में आता है। ठीक है, और रणथंभौर का जो चौहान वंश है वो अपने किसके कारण जानते हैं इतिहास में? ये व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? हमीरदेव चौहान। क्या नाम आता है भाई? हमीरदेव चौहान। लेकिन इस हमीरदेव चौहान को अपन ने पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे पूर्व जो शासक हुए थे रणथंभौर में, उसके बारे में पहले अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अपन शुरू करते हैं यहां से आज रणथंभौर का चौहान वंश। ठीक है, अब देखिए, हां, इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है अपना गोविंदराज चौहान का। किसका नाम आता है? गोविंदराज चौहान का नाम आता है। ठीक है, ये जो गोविंदराज चौहान था, इस गोविंदराज चौहान ने लगभग 1194 ईस्वी में, कब भाई? 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। और ये था कौन? ये था पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र। ठीक है, क्योंकि उस समय, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वीराज तृतीय का एक भाई भी था जिसका नाम है हरिराय चौहान। क्या नाम है? हरिराय चौहान। कुछ समय बाद, जैसे मान लो वो क्या नाम है अपना, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध लड़ा गया था, तो मोहम्मद गोरी कुछ समय बाद, अजमेर पर अधिकार करने के कुछ समय बाद वो अपने प्रदेश गजनी वापस चला गया था। तो इस मौके का फायदा उठा करके हरिराय ने अजमेर के ऊपर वापस अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने के बाद ये जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंदराज चौहान, ये कहां पर आ गया? रणथंभौर में आ गया था और रणथंभौर में इसने चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो पहला शासक रणथंभौर का कौन था? गोविंदराज चौहान था। ठीक है, फिर बाद में इसका ये चाचा, गोविंदराज चौहान का चाचा हरिराज चौहान, ये रणथंभौर भी पहुंच गया। ठीक है, और रणथंभौर पहुंचने के बाद इस गोविंदराज के बाद में रणथंभौर का शासक कौन बना? ये हरिराय बना। लेकिन ये हरिराय तुर्कों के आक्रमण से तंग आकर इसने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि किस चौहान वंशीय शासक ने तुर्कों के आतंक से तंग आकर के आत्महत्या की थी, और वो कौन था? हरिराय चौहान था। ठीक है, तो पहले की बात की अपन ने गोविंदराज चौहान की और दूसरे शासक की बात की अपन ने हरिराय चौहान की। ठीक है, फिर बाद में नंबर 3 शासक आता है वीर नारायण। ठीक है, वीर नारायण के बाद में एक शासक का नाम आता है वाघभट्ट। ठीक है, और वाघभट्ट के बाद में एक शासक का नाम आता है जैत्र सिंह। क्या नाम आता है? जैत्र सिंह आता है।
वीर नारायण के काल में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, किसके काल में हुआ यह आक्रमण? वीर नारायण के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। उसके बाद में शासक हुआ वाघभट। इस वाघभट के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन ने रणथंबोर के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया था? 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद जैत्र सिंह इतिहास में अपने न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ये छोटे मोटे शासक हैं, यहां पर इनकी कोई वैसी विशेष उपलब्धि नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोबारा एक बार सुन लो। गोविंदराज चौहान ने रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की। उसके बाद हरिराय आया। ये हरिराय कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का भाई और गोविंदराज का चाचा, जिसने रणथंबोर के ऊपर अधिकार किया। और इसके शासनकाल में अधिक बार किसका आक्रमण हुआ? तुर्कों का आक्रमण हुआ। और अंततः इसी तुर्कों के आक्रमण से तंग आकर इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद में वीर नारायण आया। तो वीर नारायण के काल में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। उसके बाद वाघभट आया और वाघभट के काल में किसका आक्रमण हुआ? बलबन का आक्रमण हुआ था। और बलबन ने कुल कितनी बार आक्रमण किया रणथंबोर पर? 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद नाम आता जैत्र सिंह। न्याय के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस जैत्र सिंह को अपन याद करते हैं हमीर देव चौहान के कारण, जो इस वंश का सबसे ताकतवर शासक हुआ था। ठीक है, हमीर देव चौहान के कारण क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमीर देव चौहान किसका पुत्र था? इसी जैत्र सिंह का पुत्र था। समझ आ गई बात? चलिए अब देखिए, अपन जो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिसके कारण अपन रणथंबोर के चौहान वंश को याद रखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नाम आता है किसका? हमीर देव चौहान। ठीक है, यह 1282 में शासक बनता है और 1301 में इसकी क्या होती है? मृत्यु होती। समझ आ गई बात? चलिए पहले तो इसका छोटा सा अपन जीवन परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमीर देव का जन्म। तो हमीर देव का जन्म हुआ 7 जुलाई 1272 को। समझ आ गई बात? उसके बाद पिता जैत्र सिंह, माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, गुरु का नाम बीजादित्य, ग्रंथ का नाम है श्रृंगार हार। देखिए ये छोटा सा इसका जीवन परिचय है। जन्म हुआ 7 जुलाई 1272 को। पिता का नाम जैत्र सिंह, माता का नाम हीरा देवी, पत्नी का नाम रंग देवी, गुरु का नाम बीजादित्य और ग्रंथ का नाम क्या है? श्रृंगार हार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बात करते हैं अपन जैत्र सिंह की। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मात्र और मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ये क्या बन गया था? शासक बन गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस हमीर देव चौहान में बचपन से ही बहुत ही ज्यादा कुशाग्र बुद्धि, इसके साथ साथ यह इतना निपुण था हर चीज, यानी हर शस्त्र ज्ञान में ले लो चाहे और किसी अन्य चीज के बारे में ले लो, ये सभी कार्यों में इतना निपुण था कि इसके पिता ने इसको बचपन में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और उत्तराधिकारी नियुक्त करने के साथ ही इसको शासन की संपूर्ण बागडोर इसके हाथों में सौंप दी थी। ठीक है,
फिर बाद में बात करते हैं, ये जो हमीरदेव चौहान है, इसने इतिहास में कुल 17 युद्ध लड़े हैं। कितने युद्ध लड़े हैं भाई? 17 युद्ध लड़े हैं। और इन 17 में से इसको 16 में विजय प्राप्त हुई थी। 17 युद्ध लड़े हैं और 17 में से इसको 16 युद्धों में क्या हुई थी? विजय प्राप्त हुई थी। इसी कारण इसने अपने जीवन काल में कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटि यजन यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ? कोटि यजन यज्ञ करवाया था। और इस कोटि यजन यज्ञ का जो क्या नाम है आपका पुरोहित था, पुरोहित, वो पुरोहित था आपका विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। समझ आ गई बात? उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं इसके विजय अभियान की। विजय अभियान की, तो विजय अभियान सबसे पहले बात करते हैं इसका प्रथम अभियान। तो इसका जो प्रथम अभियान हुआ, वो अभियान हुआ था भीमरस के राजा अर्जुन पर। किस पर हुआ था? भीमरस के राजा। ये भीमरस उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाई, ठीक है। पहला अभियान कहां हुआ? भीमरस के राजा अर्जुन के ऊपर हुआ, ठीक है। तो यह आपको पहला याद रखना है। उसके बाद जो मैं बता देता हूं आपको कि हमीरदेव ने किस किस को पराजित किया था। तो मैन नाम आते हैं आपके, देखो पहला तो हो गया भीमरस का राजा अर्जुन। नंबर 2 परमार शासक भोज को, ठीक है। नंबर 3 इन्होंने पराजित किया मेवाड़ के समर सिंह को। और चौथा इन्होंने पराजित किया आबू के उदय सिंह को। आबू के उदय सिंह को। तो ये 4 इसके सबसे महत्वपूर्ण अभियान माने जाते हैं, ठीक है। प्रथम अभियान तो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका ये पहला अभियान था। भीमरस के राजा इसको अर्जुन को इन्होंने पराजित किया था। दूसरा है परमार राजा भोज को पराजित किया। तीसरा है मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया। और चौथा कौन है? आबू के शासक उदय सिंह को पराजित किया था, ठीक है। अब देखिए यहां पर, ये तो इस हमीरदेव चौहान के बारे में छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन हमीरदेव चौहान के बारे में यदि कोई प्रश्न बनता है जो आपको एग्जाम में पूछने लायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैटर अब पढ़ेंगे अपन। अब क्या पढ़ेंगे अपन? हमीरदेव चौहान और दिल्ली सल्तनत, यानी हमीरदेव चौहान के दिल्ली सल्तनत के किस प्रकार संबंध रहे थे, वो अपन यहां पर आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं अपन दिल्ली सल्तनत की। तो देखिए दिल्ली सल्तनत, अब समझिएगा ध्यान से। जिस समय हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। शासक कौन था उस समय? जलालुद्दीन खिलजी। यह 1291 में शासक बना था, सॉरी 1290 में, और 1296 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हुई थी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमीरदेव चौहान के समकालीन शासक दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो क्या बताना है आपको? जलालुद्दीन खिलजी था। समझ आ गई बात? उसके बाद नाम आता है 1290 से 96, हां ठीक है। अब देखिए ये जलालुद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? रणथंभौर पर।
समझ आ गई बात। अब देखिए, इस आक्रमण को समझने से पहले अपन बात करते हैं रणथंभौर के किले की। ठीक है, रणथंभौर का जो किला है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से। बीच में एक पहाड़ी है जिसके ऊपर वो बना हुआ है, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। यदि हम सामान्य तौर पर बात करें तो इस गढ़ के ऊपर सामान्य तौर पर पहुंचना लगभग असंभव था। ठीक है, इसीलिए अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। समझ आ गई चीज? इस दुर्ग के ऊपर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। समझ आ गई बात? तो फिर किस तरह से पहुंचे ये, तो ये भी समझना ध्यान से। देखिए, बात कर लेते हैं अपन, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे इस तरह को पहाड़ी है जिसके ऊपर यहां पर क्या बना हुआ है, ये अपना रणथंभौर का किला है। समझ आ गई बात? अब यहां से कोई यदि सेना चल करके आएगी इस तरह से, तो यहां पर फायदा किसको मिल रहा है? जो ऊपर गढ़ के ऊपर बैठा है वो व्यक्ति तो नीचे से आ रही सेना को आसानी से देख सकता है और उसको मार भी सकता है, लेकिन नीचे वाले जो ऊपर वाले बैठे हुए व्यक्ति को उनको न तो देख सकते हैं और न ही उनको मार सकते। समझ आ गई चीज? अब देखिए, रणथंभौर दुर्ग को पहुंचने से पहले यहां पर रणथंभौर के शासकों ने बीच में एक किला और बनवाया था, और यह किला कौन सा है? झाइन का किला। कौन सा किला है? झाइन का किला। और ये जो झाइन का किला है ना, इसको कहते हैं रणथंभौर दुर्ग की चाबी। क्या कहते हैं इसको? रणथंभौर दुर्ग की चाबी। जिस किसी को भी रणथंभौर के ऊपर अधिकार करना है उसको सबसे पहले किसको जीतना होगा? इस झाइन के किले को जीतना होगा। समझ आ गई बात? अब जलालुद्दीन खिलजी आया यहां पर आक्रमण करने के लिए, तो जाहिर सी बात है पहले किसको जीतना होगा? इस झाइन के किले को। और यहां पर हमीर देव ने किसको नियुक्त कर रखा था? एक सेनानायक जिसका नाम है गुरदास सैनी। क्या नाम है? गुरदास सैनी नामक सेनानायक को यहां पर हमीर देव ने नियुक्त कर रखा। तुरक सेना ने आक्रमण किया इस झाइन के किले के ऊपर, और झाइन के किले पर आक्रमण करने के बाद इस झाइन के किले पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और ये गुरदास सैनी क्या हो गया? लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। अब झाइन के किले को जीतने के बाद तुर्क सेना ऊपर की ओर जाती है और इस रणथंभौर के किले को चारों तरफ से घेर लेती है। क्या कर लेती है? चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन जो हमीर ने सुरक्षा कर रखी थी अपने किले की, उस किले की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर ये जलालुद्दीन खिलजी है वो डर गया। डर गया। अब इसके मन में यह बात हुई कि यदि अपन ऐसे ही वापस गए तो अपनी सेना में, मेरी सेना, इस सेना में मेरी बेइज्जती होगी। तो इसने क्या किया? पहले तो अपनी सेना को वापस चलने का आदेश दे दिया। तो जो सैनिक थे, सरदार थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो इन्होंने कहा कि नहीं, अपने को इस किले को जीतना ही नहीं है, ये किला अपने लायक नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का। क्या कहा इन्होंने? हमीर की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहकर अपनी सेना को वापस यूटर्न करवा दिया दिल्ली की तरफ कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। समझ आ गई चीज? इस तरह से हमीर की सुरक्षा व्यवस्था के कारण यहां पर जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण असफल हो गया। अब ये तो दिल्ली चला गया। अब ये बात पसंद नहीं आई किसको? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, नाम सबने सुना है, अलाउद्दीन
खिलजी। दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर शासक और दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूर शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यह बात रणथंभौर से सुल्तान के द्वारा वापस से निहाती लौटना, यह बात पसंद नहीं आई इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में क्या कर दिया? अपने चाचा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन खिलजी जो इसका चाचा था, इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये बात हमीर देव ने अच्छी तरह से भांप ली थी कि अलाउद्दीन खिलजी अब चुप नहीं बैठेगा, तो इसने अपना जो किला है, झाइन का किला है, रणथंभौर का किला है, इन दोनों किलों की सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया या करने में जुट गया। बात आई 1299 की। क्या भाई? 1299 की। यहां पर हुआ क्या? अलाउद्दीन के दो सेनानायक, एक का नाम उल्लुग खां और दूसरे का नाम नुसरत खां। क्या का नाम है भाई? उल्लुग खां और नुसरत खां। ये दोनों कहां गए थे? गुजरात अभियान पर गए थे। किस अभियान पर गए थे? गुजरात अभियान पर। क्या करने गए थे? सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए। इसको लूटने के लिए? सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए गए थे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया, वापस चल दिए, वापस आए, वापस पहुंचे राजस्थान के जालोर में। ठीक है, अब जालोर में क्या हुआ? एक तो उल्लुग खां और नुसरत खां, दूसरी तरफ इसके दो सेनानायक और थे। एक का नाम है मोहम्मद शाह और दूसरे का नाम है केहबरू, या इसका कहीं पर नाम केहर भी आता है। केहबरू या दूसरा नाम क्या आता है? केहर भी आता है इसका। ठीक है, एक तरफ तो यह गुट हो गया और दूसरी तरफ यह गुट हो गया। इस स्थान पर आते ही ये आपस में लड़ने लग गए कि भाई जो धन लूटा गया है, इस धन का बंटवारा करें। तो इन्होंने कहा कि भाई सुल्तान से पूछे बिना अपन कैसे बंटवारा कर सकते हैं, ये तो सुल्तान की संपत्ति है। लेकिन ये दोनों अड़ गए, नहीं करना ही पड़ेगा। तब लड़ाई हुई और लड़ाई के अंतर्गत ये दोनों भागे यहां से और भागकर किसके पास पहुंच गए? हमीर देव के पास। किसके पास पहुंच गए? हमीर देव के पास पहुंच गए। समझ आ गई चीज? अब देखिए यहां पर एक घटना और घटित होती है। नॉर्मली इतिहासकार यह मानते हैं कि हमीर देव ने मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के ऊपर आक्रमण किया। बात सत्य भी है। बात क्या है? सत्य भी है। लेकिन यहां पर हुआ क्या? एक घटना और घटित होती है। घटित क्या? वो पहले से चल रही थी। वो क्या चल रही थी? और ये जो घटना है, ये घटना मिलती है हमें एक ग्रंथ में, और ग्रंथ का नाम है हमीर हट। क्या नाम है? हमीर हट। और ये हमीर हट ग्रंथ किसका है? चंद्रशेखर का है। किसका है? चंद्रशेखर का है। हमीर हट ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी इस मोहम्मद शाह से पहले से ही नाराज था। क्यों नाराज था? क्योंकि यह मोहम्मद शाह अलाउद्दीन की पत्नी चिमना से प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था भाई?
अलाउद्दीन की पत्नी चिमना से प्रेम करता था। यह बात हमें केवल इस हमीर हट में मिलती है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलती है। तो यह मोहम्मद शाह इस चिमना से प्रेम करता था और यह बात किसको मालूम हो गई? अलाउद्दीन खिलजी। तो यह बात जब मालूम हुई तब भी यह मोहम्मद शाह को मारना चाहता था। फिर बाद में जब यह हमीर देव की शरण में चला गया तो वाजिब सी बात है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव से इसकी मांग की कि भाई मोहम्मद साहब को तुम मुझे सौंप दो, तो हमीर देव था भाई। क्यों? ऐसा शासक राजस्थान का जो इतिहास में अपने हट के कारण प्रसिद्ध है, जिसने एक बार कह दिया, एक बार वचन दे दिया, तो वो उस वचन की वो अपने संपूर्ण परिवार की आहुति देकर के उसकी रक्षा करता था। ठीक है, तो इस मोहम्मद शाह को शरण दे दी। यहां पर अलाउद्दीन ने जब इसकी मांग की तो इसने देने से मना कर दिया। फिर क्या था? आ गया। अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं है, लेकिन अपने इन दो सेनानायकों के पास आदेश भेजा कि आप किसके ऊपर आक्रमण कर दो? हमीर देव के ऊपर आक्रमण कर दो। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ एक पॉइंट रह गया अपना, वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, ये मोहम्मद शाह और चिमना की जो प्रेम कहानी है, ये तो हमें मिलती है किसमें? हमीर हट में, जो किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने लिखा है। क्लियर हो गई बात? ये जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटना है और इन दोनों के बीच में धन के बंटवारा को लेकर लड़ाई होनी है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम हमें मिलता है हमीर महाकाव्य में। किसमें मिलता है? हमीर महाकाव्य में। और हमीर महाकाव्य किसका है? नयन चंद्र सूरी का। किसका है भाई? नयन चंद्र सूरी का। समझ आ गई चीज? तो यहां पर इन दोनों को आदेश मिलता है कि आप जाओ और किसके ऊपर आक्रमण कर दो? हमीर देव के ऊपर आक्रमण कर दो। चलिए चलते हैं, अपन इन दोनों का आक्रमण करवाते हैं हमीर देव के ऊपर। तो देखिए, अभी मैंने समझाया था आपको, ये अपना किला बना हुआ है कौन सा? रणथंबोर का। कौन सा किला बना हुआ है? रणथंबोर का किला बना हुआ। यहां पर थी तुर्क सेना। ठीक है, और यहां पर बीच में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि यहां पर क्या था? झाइन का किला। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि रणथंबोर किले को जीतने से पहले किसको जीतना पड़ता है? इस झाइन के किले को जीतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसे अपन रणथंबोर दुर्ग की चाबी कहते हैं। ठीक है, तो तुर्क सेना आई किसके नेतृत्व में? उल्लुग खां और नुसरत खां। ठीक है, यहां पर हमीर के दो सेनानायक थे। एक का नाम है धर्म सिंह और दूसरे का नाम है भीम सिंह। एक का नाम क्या है? धर्म सिंह, और दूसरे का नाम क्या है? भीम सिंह। ठीक है, हमीर देव यहां से पूरी निगरानी कर रहा था, कैसे क्या हो रहा है, अपने इस दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में लगा हुआ था। तुर्क सेना आई और तुर्क सेना ने किसके ऊपर आक्रमण किया? झाइन के किले पर। अब झाइन के किले पर आक्रमण करने के बाद इस आक्रमण में हालांकि तुर्क सेना का इसके ऊपर अधिकार तो हो गया, लेकिन इस साइड में तो कौन मारा गया? भीम सिंह मारा गया। और इस तरफ कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया। ठीक है, यहां पर तो कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया, और यहां पर कौन मारा गया? भीम सिंह मारा गया। स्थिति गंभीर हो गई, तुर्क सेना के लिए भी हो गई। अब यहां पर गंभीर स्थिति हो गई, तो गंभीर स्थिति को जानकर अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर के दिल्ली से रणथंबोर आ गया और यहां से रवाना होकर के इस रणथंबोर किले को चारों तरफ से घेर लिया।
चारों तरफ से घेर लिया। अब घेरने के बाद यहां पर देखो, यहां पर इस टॉपिक को एक बार यहां पर रखना आप। देखिए ये जो आक्रमण हुआ ये 1299 में हुआ, ठीक है। यहां पर बताया मैंने कि भीम सिंह मारा गया, लेकिन भीम सिंह की मौत का जिम्मेदार किसको माना? हमीर ने धर्म सिंह को माना, और धर्म सिंह को सेनानायक के पद से हटा दिया और धर्म सिंह को क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो गया अपना। यहां पर आ गया अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आकर के इस रणथंभौर के किले को घेर लिया। यह घेरा कई दिनों तक चलता रहा, दोनों पक्षों को कोई सफलता नहीं मिली। अब अंत में क्या किया? इस अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के पास सूचना पहुंचाई कि वो संधि करना चाहता है, ठीक है। हमीर देव ने स्वीकार कर लिया। हमीर देव ने स्वीकार करने के बाद अपने दो सेनानायकों, एक का नाम है रणमल और दूसरे का नाम क्या है? रतिपाल। क्या क्या नाम है भाई? रणमल और रतिपाल। इन दोनों को भेजा संधि करने के लिए, लेकिन इन दोनों ने हमीर देव के साथ क्या किया? विश्वासघात किया, और दोनों अलाउद्दीन की सेना में मिल गए। और जो गढ़ में जाने का गुप्त रास्ता है, वो गुप्त रास्ता किसको बता दिया? अलाउद्दीन की सेना को बता दिया। अब गुप्त रास्ता पता चल गया, तो उस गुप्त रास्ते से सारी अलाउद्दीन की सेना है वो किस में घुस गई? गढ़ में घुस गई। हमीर देव ने देखा कि भाई अब तो अंतिम घड़ी निकट आ चुकी है। तब उसकी रानियों ने तो किया, रंग देवी है उसकी रानी, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, तो उसकी रानी ने तो किया अन्य महिलाओं के साथ जलजोहर, और राजपूतों ने हमीर देव के नेतृत्व में किया केसरिया। समझा गई चीज? अब केसरिया किया। केसरिया करने के बाद भी कई विद्वान यह कहते हैं कि हमीर देव इस युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, और उसने लगभग 3 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी को कैद करके रखा था, ठीक है। अंत में जब तुर्क आक्रमण से तंग आकर इसने अंततः अपना शीश है वो शिव मंदिर में भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। समझ आ गई चीज? इस तरह से 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के ऊपर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाने के बाद रणथंभौर से भी क्या हो गया? चौहान वंश का समापन हो गया। अब एक छोटी सी चीज, चूंकि यहां पर एक प्रक्रिया शुरू होती है। क्या शुरू होती है? एक नाम आता है साका। क्या नाम आता है? साका। मैं ये चीज आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जितना अपन इतिहास पढ़ेंगे उन इतिहास के अंतर्गत ये नाम बार बार आएगा, इसलिए यहीं पर ही आपको इस चीज के बारे में क्लियर कर देता हूं मैं। साका एक प्रक्रिया का नाम है। साका एक क्या है? एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें 2 कार्य होंगे। पहला कार्य तो होगा जोहर का, और दूसरा कार्य होगा केसरिया का। राजपूत यानी पुरुष तो क्या करेंगे? केसरिया करेंगे, और महिलाएं क्या करेंगी? जोहर करेंगी। यदि यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो इस पूरी प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? साका के नाम से जानते हैं। अभी मैंने बताया कि राजपूतों ने, रानियों ने किया जोहर और राजपूतों ने किया केसरिया। तो पहले इसका अर्थ समझना जरूरी है। अब प्रश्न आता है, कई बार दिमाग में आता है प्रश्न कि सर केसरिया पहले होगा कि जोहर पहले होगा? तो अपन हिंदू धर्म के लोग हैं, राजपूत भी हिंदू धर्म के लोग थे। सभी महिलाएं ये चाहती हैं, आज भी चाहती हैं कि उसकी मृत्यु सुहागन रूप में हो। उसकी मृत्यु क्या हो? सुहागन रूप में हो। इसीलिए राजपूत काल में भी जोहर क्या होता था? पहले होता था। जितने भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जोहर क्या होता था? पहले होता था। लेकिन यह परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है।
जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से, जरूरी नहीं था कि केसरिया पहले न हो, यह परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार ही होगा। लेकिन जितने भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं उसमें से पहले क्या हुआ था, जोहर हुआ था, फिर राजपूतों ने केसरिया किया। जोहर पहले क्यों होता था, एक तो रानियां सुहागन बनना चाहती थी इसलिए ये जोहर होता था, ठीक है। दूसरी, केसरिया पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि जोहर कर लेने के बाद इन पुरुषों के ऊपर से सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती थी, और सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाने के बाद ये सर के ऊपर जैसे ही केसरिया पट्टा बांधते थे, इनके सर के ऊपर काली माता बैठ जाती थी। क्या हो जाती थी, काली माता बैठ जाती थी कि अब तो या तो मरना है या फिर मारना है, बस इसके अलावा तीसरी कोई बात इनको नहीं दिखती थी। समझ आ गई बात। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जोहर पहले होता था और केसरिया बाद में होता था, और जब दोनों हो जाएं तो इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, साका कहते हैं। और यदि इस दोनों में से एक ही हो, दूसरा कंप्लीट न हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अर्ध साका कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध साका कहते हैं। जैसा कि जैसलमेर में हुआ था। कहां हुआ था, जैसलमेर में हुआ था। आगे बात समझ में। तो ये था अपना आज का रणथंभौर का चौहान वंश, ठीक है। कल पढ़ेंगे अपन जालोर का चौहान वंश, ठीक है। ओके, थैंक यू।